नमस्कार साथियों। आज मैं दादाजी की चौपाल से जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है संघर्ष। आशुतोष अपने पुराने दिनों की एक कहानी को याद करते हुए भावुक हो जाता है। बात यह है कि आशुतोष एक लंबी दूरी की ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ट्रेन में उसके सामने वाली सीट पर कुछ फौजी लोग सफ़र कर रहे थे जो आपस में गपशप कर रहे थे। ऐसे में उत्सुकतावश आशुतोष भी उनके बीच में अपने आप को सम्मिलित करते हुए उनके सुख दुख की कहानियों का हिस्सा बन गया। बातों बातों में उन लोगों में से एक उमाकांत कहने लगे, मेरी बहुत दूर जगह पर पोस्टिंग रही। ऐसे में उमाकांत वहाँ की रोज़ की कठिन दिनचर्या के बारे में वर्णन करने लगा। कितनी कठिनाइयों के साथ अपनी दिनचर्या निभाते हुए यह लोग अपनी ड्यूटी करते हुए देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। उमाकांत ने बहुत सी बातें बताई जो सच में न केवल कल्पनाओं का अतीत है, अर्थात एक शब्द में कह सकते हैं कि हम घर पर बैठकर कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनकी जीवनचर्या तथा ड्यूटी कितनी कठिन होती है। केवल कठिन ही नहीं, बहुत कष्टदायक भी होती है। फिर भी यह लोग अपने जोश तथा होश के साथ अपने कर्तव्य में तत्पर रहते हैं। परंतु उनके जीवन से जुड़ी कुछ कहानियाँ जो हमें सुनने को मिली, आमतौर पर सभी जगह पर देखने को मिलती है, जिन्हें जानकर आशुतोष मन ही मन बड़ा विचलित होता है। उमाकांत की पत्नी सीमा अपने बच्चों के साथ घर में अर्थात ससुराल में रहती है, परंतु पारिवारिक कलह के कारण अलग रसोई में खाना पकाती है तथा बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही है। ऐसे तो उमाकांत के माता पिता बच्चों को खूब प्यार करते हैं। उमाकांत अपनी पत्नी को हर महीने पैसे भेजता है। उनमें से कुछ पैसा उमाकांत अपने माता पिता के लिए भेजता है, यह समझकर कि उसका कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता के बुढ़ापे में उनको आर्थिक रूप से सहयोग करे। ऐसे में हर महीने उमाकांत की पत्नी सीमा एक निर्धारित राशि अपने ससुर जी को सौंपती है। हालांकि घर में बहुत से खेत खलिहान हैं तथा खेत से जो अनाज मिलता है उसमें उनके परिवार का खर्चा आराम से चल जाता है, पर उमाकांत को उनमें से कुछ भी नहीं मिलता। पर इस बाबत उमाकांत कभी अपने माता पिता को कुछ नहीं कहता, क्योंकि उमाकांत यह सोचकर अपने आप को तसल्ली देता है कि उसे जो तनख्वाह मिलती है उसमें उसके परिवार का खर्च आराम से चल जाता है। काफ़ी दिनों के पश्चात एक बार उमाकांत की पोस्टिंग ऐसी जगह पर हो गई कि वहाँ से सही समय पर घर में पैसा नहीं भेज पाता। जैसा कि आज तक प्रति माह के पहले हफ्ते में डाक के जरिए घर में पैसा पहुँच जाता था, पर पहाड़ी जगह तथा डाक विभाग की असंतुलित व्यवस्था के कारण अक्सर ऐसा होना स्वाभाविक है। अक्सर सभी लोगों के साथ ऐसा होता भी है। ऊपर से वहाँ पर तनख्वाह भी समय से नहीं मिल पाती। इसके पीछे भी बहुत से कारण होते हैं। हालांकि तनख्वाह कहीं नहीं जाती। ऐसे में 3-4 महीने तक उमाकांत को तनख्वाह नहीं मिल सकी। उमाकांत पहले ही चिट्ठी के जरिए पत्नी को खबर कर देता है ताकि किराना वगैरह का सामान समय से मिल जाए, और बच्चों के लिए दूध तो उसके पिताजी से मोल लेती है। उमाकांत को विश्वास है कि पैसा ना देने पर भी बाबूजी दूध के लिए कभी इनकार नहीं करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों के पश्चात सीमा चिट्ठी के जरिए जो खबर अपने पति को सूचित करती है, उसे जानकर बड़ा ही हैरान तथा मर्माहत हो गया कि बगल के किराने की दुकान वाले, जो उसके कोई परिचित नहीं लगते, वह तो राशन पानी देने से इनकार नहीं किए, पर उसके बाबूजी ने बच्चों को दूध देने से इनकार कर दिया और कहने लगे, 2-3 महीने हो गए तुम लोगों ने पैसे नहीं दिए, कल से दूध नहीं मिलेगा। और सचमुच उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। ऐसे में उमाकांत को खबर मिलने पर अपने सहकर्मियों से पैसा उधारी लेकर अपनी पत्नी को भेजा और चिट्ठी लिखकर खबर कर दिया
कि पिताजी के दूध का जितना भी पैसा बना है उन्हें दे देना और कल से बसंती की दादी से दूध लेकर आना। साथ में बच्चों को कहना कि अब से दादाजी के पास बिल्कुल ना जाए, उन्हें दादाजी कहकर भी ना पुकारे। उमा शंकर की बातों में आशुतोष को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसे में आशुतोष बड़ी देर तक उनकी कही बातों को लेकर मन ही मन मंथन करने लगा, पर सही उत्तर न मिलने पर तथा फिर से पूछने पर उमाकांत कहने लगे, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वह मेरे पिताजी के भी कुछ लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अभी तक ठीक से बोलना भी नहीं आता, अपनी लड़खड़ाती जुबान से कितने प्यार से दादाजी को पुकारते हैं। मेरे बाबूजी की जगह पर अगर मैं होता तो बिना मोल ही बच्चों को दूध पिलाता। जिस रिश्ते की खातिर बच्चे लोग प्यार से उन्हें दादाजी दादाजी कहकर पुकारते हैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चों को 1-2 किलो दूध जिनके बगैर बच्चे लोग भूखे रहते हैं, उनको रोकना कहाँ तक उचित है। क्या उन्हें पैसे की इतनी कमी आ गई है, जबकि घर में 10-12 भैंसें हैं और सुबह शाम कम से कम भी 150 से 200 किलो दूध होता है, और हमारे बच्चे उनके पोता पोती भी हैं, उनके प्रति ऐसा दुर्व्यवहार क्या सही है? जबकि मैं हर महीने उन्हें पैसे देता था, फिर भी कुछ दिनों के लिए पैसा न दे पाने के कारण अगर मेरे बाबूजी उन बच्चों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो उन्हें उन बच्चों के मुंह से तुतलाती हुई मीठी मीठी बोली दादाजी शब्द सुनने का अधिकार नहीं बनता। उमाकांत की बातें सुनकर एक बार के लिए तो सभी लोग एकदम से सहम गए और चारों ओर मानो सन्नाटा छा गया। कुछ देर के बाद सभी लोग फिर से वार्तालाप करने लगे। ऐसे में अनंत नाम के एक व्यक्ति ने कहा, ऐसी समस्या बहुत लोगों के साथ होती है, विशेष तौर पर फौजी लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि घर में लोगों को पता नहीं होता कि उनके बेटे कितनी मुसीबतों के बीच रहकर ड्यूटी करते हैं तथा उनके जीवन में कैसी कैसी समस्याएं आती हैं। उनके मन में भावनाएं हैं कि हमारे बेटे को बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, वह अपनी पत्नी तथा बच्चों को देखे या नहीं, पर पूरे परिवार का खर्चा पानी देता रहे तथा उनकी देखभाल करने में कोई कसर बाकी ना रखे। अनंत कहने लगा, एक फौजी अपने देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हुए कितनी कठिनाइयों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वही लोग समझ पाते हैं जो उस माहौल में नौकरी करते हैं, जिन्हें कितना भी वर्णन करो समझ पाना असंभव है। जो उस माहौल में ना रहे वह कभी नहीं समझ पाएंगे, पर उनके परिवार या कहें तो उनकी पत्नी और बच्चों को जब लोग खराब भावनाओं से तथा ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं तो मन में बड़ी पीड़ा होती है, जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। हमें घर परिवार, माता पिता, भाई बहन से इतने सारे उलाहने सुनने पड़ते हैं जिनको हम बयां भी नहीं कर सकते। लोग हमें स्वार्थी होने का तमगा तक भी दे डालते हैं, पर उनमें कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि उन तमाम फौजी तथा उनकी पत्नी और बाल बच्चों को भी प्यार की आवश्यकता होती है। जिन कलेजे के टुकड़ों को घर वालों के सहारे छोड़कर देश की रक्षा को जा रहे हैं, उन्हें भी सभी के प्यार तथा सहानुभूति की आवश्यकता होती है। ट्रेन में सफ़र के दौरान वार्तालाप का दौर चलता रहा कि बलविंदर कहने लगा, हमारे घर में खेती बाड़ी बहुत होती है, लगभग 25 बीघा ज़मीन है। बलविंदर स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करके कॉलेज में जाने लगा। ऐसे में गांव में फ़ौज में भर्ती होने की प्रक्रिया के तहत स्कूल के खुले मैदान में भर्ती रैली चल रही थी। ऐसे में बलविंदर भी लाइन में खड़ा हो गया और फ़ौज में भर्ती हो गया। फ़ौज में भर्ती होने के बाद बहुत सी कठिनाइयों के बीच में बलविंदर बहुत खुश था।
यह सोचकर कि कम से कम एक नौकरी तो मिल गई है, चाहे यहाँ पर कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। असल में बलविंदर एक लड़ाकू सैनिक के तौर पर फौज में भर्ती हुआ था, जहाँ बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है। फिर भी वह बड़ा खुश है। 5-6 साल बीत जाने के पश्चात घर वाले बलविंदर की शादी करवा देते हैं। ऐसे में बलविंदर की पत्नी मनीषा घर पर अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। दिन गुजरता गया, परंतु परिस्थितियों के चलते अब तक 10 साल की नौकरी में कभी भी बलविंदर अपनी पत्नी तथा बच्चों को अपने साथ नहीं रख सका। ऐसे तो कई बार जब जब सरकारी क्वार्टर मिला तो बलविंदर अपनी पत्नी तथा बच्चों को साथ लेकर जाना चाहा, पर जब भी कभी सरकारी क्वार्टर मिलते हैं, अपने माता पिता तथा भाई बहन अर्थात पूरे परिवार के प्रति प्रेम तथा निष्ठा की भावनाओं के कारण उसने कभी अपनी पत्नी और बच्चों को क्वार्टर में ले जाना उचित नहीं समझा। पर जैसे जैसे बलविंदर के बच्चे बड़े होने लगे और स्कूल में जाने लगे, तो उसके माता पिता तथा परिवार वाले उनके प्रति ऐसा दुर्व्यवहार करने लगे कि उनको परिवार से अलग कर दिया और कहने लगे, तुम्हारे परिवार तुम खुद चलाओ। जबकि किसी से बिना कुछ कहे बलविंदर हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह अपने पिताजी को भेज दिया करता था। बलविंदर किसी को कुछ कहे बगैर उनकी बात मान लिया और अलग हो गया। बलविंदर अपनी ज़रूरतों का सारा सामान खरीद कर अपनी पत्नी को दे दिया और आंगन के किनारे में अलग से एक रसोई घर बनवा दिया, ताकि वह वहाँ पर अपने लिए खाना पका सके। ऐसे में एक रोज़ बलविंदर के पिता रामकरण जी कहने लगे, बेटा तुम यहाँ पर अलग से रहो, पर अपनी खेती बाड़ी से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे परिवार का खर्च तुम खुद ही उठाओगे। बलविंदर किसी को कुछ कहे बिना मन ही मन सोचने लगा, अच्छी बात है, आज तक जो भी पैसा मैं अपने पिताजी को भेजता था, वह अब मैं अपनी पत्नी को भेजता रहूँगा, ताकि वह राशन पानी बाजार से खरीद लिया करेगी। परंतु बलविंदर का विचार काम नहीं आया। उसके माता पिता का कहना है कि बाजार से ना खरीद कर उनसे खरीदे। ऐसे में बलविंदर कहने लगा, कोई बात नहीं बाबूजी, आप जो कहेंगे वैसा ही करेंगे। अकस्मात बलविंदर की पोस्टिंग ऐसी दुर्गम जगह पर हो गई, जहां पर हमेशा समय पर तनख्वाह वगैरह नहीं मिल पाती। हालांकि डायरेक्टली प्रशासन द्वारा परिवार को पैसा भेजने की सुविधा है, पर वह सिस्टम पूरी तरह से लागू होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तब तक 3 महीने और गुजर गए कि एक रोज़ बलविंदर की माँ मनोरमा देवी अपनी बहू को कहने लगी, बहू हम लोग उधारी पर तुम्हें अनाज नहीं दे सकते। ऐसे में मनीषा अपने पति बलविंदर को चिट्ठी लिखकर खबर करती है, तो चिट्ठी पहुंचने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं। उसके बाद ही बलविंदर को इस बात का पता चल पाता है। इतने में उसकी पत्नी मनीषा ने अपने मायके में जाकर अपने पिता से अपनी समस्या को खुलकर कहा, तो उन्होंने उसके जानकार एक दुकानदार को कह दिया, मनीषा को जो भी राशन वगैरह चाहिए दे देना, पैसा मेरी बेटी से मत मांगना, मैं दे दूंगा। इस तरह से बलविंदर की पत्नी अपनी समस्याओं को सुलझाने में सफल हुई और बड़े दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। बलविंदर आक्षेप जताते हुए कहने लगा, अब मेरी नौकरी तथा हालात के कारण ही मैं समय पर उन्हें पैसा नहीं भेज सका, पर मेरे माता पिता उस बात को समझने की कोशिश ही नहीं किए, वरन अपनी ही बहू और पोता पोती को भूखा रहने को मजबूर कर दिया। उनके मन में ऐसी भावनाएं क्यों आई? हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि हमारे खेत से जो अनाज मिलता है उनमें से उधारी पर भी हमें अनाज नहीं मिल सकता? जबकि सोचा जाए तो उन खेतों में मेरा भी तो कुछ अधिकार बनता है ना। बलविंदर कहने लगा,
उस समय मेरी शादी के केवल 5 वर्ष हुए थे। ऐसे में मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे जो बहुत छोटे थे। अब बताओ कि उन छोटे छोटे बच्चों पर भी किसी को दया नहीं आई। ऐसे में हमारी मनोदशा में परिवर्तन आ गया। परिस्थितिवश एक रोज़ मनीषा अपने पति बलविंदर को कहने लगी, आप जहाँ देश की रक्षा में अपनी ड्यूटी कर रहे हो, दुर्गम क्षेत्र में शत्रु से मुकाबला कर रहे हो, वहीं आपके परिवार वालों को मुसीबत में मदद करने वाला भी कोई नहीं है। अगर हमें कभी कोई मुसीबत आई तो कौन मदद करेगा? मुझे पता चल गया कि हमें कोई भी मदद नहीं करेगा। ऐसे में मेरा विचार तो यही कहता है कि जहाँ पर भी रहो हमें एक साथ रहना चाहिए। ऐसे में बलविंदर कहने लगा, मनीषा तुम्हारा कहना सही है, पर हमारी भी कुछ मजबूरी है कि हम लोग चाहकर भी अपने परिवार को साथ में नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी ड्यूटी ऐसी ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर परिवार रखने की कोई सुविधा नहीं होती, ना तो कोई परमिशन मिलती है। हम जैसे लोगों के लिए सेपरेट क्वार्टर की व्यवस्था तो है, पर वहाँ पर भी तुम्हें बच्चों को लेकर अकेले ही रहना होगा। ऐसे में तुम जो सोच रही हो ऐसा कोई लाभ नहीं मिलेगा। वार्तालाप के बीच आशुतोष पूछने लगा, आपके परिवार वालों में ऐसी मानसिकता उत्पन्न क्यों होती है? क्या कारण हो सकता है? जवाब में जितेंद्र कहता है, असल में उनके मन में एक भावना होती है कि हमारा बेटा फौज में नौकरी करता है, उसे खूब सारी तनख्वाह मिलती है। ऐसे में उसे किसी प्रकार का संकट हो ही नहीं सकता। उनकी नज़र में फौज की नौकरी का मतलब बहुत बड़ी नौकरी है, जिनको बहुत तनख्वाह मिलती है। ऐसे में घर के सारे लोग उनके आगे आकर अपना दुखड़ा सुनाते हैं और कहते हैं, यह तेरे छोटे भाई बहन हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई और शादी वगैरह की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। फौजी बेचारा तो वैसे ही सीधा साधा होता है। ऐसे में घर के सारे भाई बहन चालाकी करते हुए नौकरी तथा नौकरी शुदा भाई के पैसे पर अपना सारा काम कर लेते हैं, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर लेते हैं, और जब उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है तब तक उन फौजियों को लगभग 15-16 साल की नौकरी हो जाती है। अब जब वह रिटायरमेंट होकर घर में आता है तो सबकी निगाहें उसके पैसे पर होती है, उसकी पेंशन पर होती है। अगर उनकी बातें मान लिया, अपनी पेंशन के सारे पैसे उनको दे दिया तब तो ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बेटा बहुत ख़राब है, बेटा अच्छा नहीं है। उसके घर वाले उसे सारे अधिकार से वंचित कर देते हैं और बेचारे चारों ओर से मारे जाते हैं। जो भी पैसा वगैरह मिलता है घर वालों को देकर उसके पास कुछ भी नहीं बचता। ऊपर से वह उस समय बेरोजगारी की भांति चारों ओर नौकरी ढूंढता फिरता है, भटकता रहता है, ताकि उसे कहीं पर कोई नौकरी मिल जाए। उसे पेंशन तो मिलती है, पर नौकरी में जो तनख्वाह मिलती थी उसकी लगभग 1/4 मिलती है। ऐसे में उसके परिवार कैसे चलेगा? पर परिवार वाले इन बातों को नहीं समझ पाते। वह लोग ईर्ष्या की नज़रों से देखते हैं कि उसके पास तो बहुत सारा पैसा है, जबकि ऐसा नहीं होता। इतने में बनवारी लाल कहने लगा, असल में कलह तो सभी के परिवार में कुछ ना कुछ होती है। जो लोग सिविल में नौकरी करते हैं या कोई खेती बाड़ी का काम करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं, परंतु वह लोग अपने समय से छोटे बड़े बंदोबस्त कर लेते हैं। और अक्सर सिविल में जो लोग रहते हैं यह लोग तुलनात्मक रूप से चालाक होते हैं और फौजी बेचारा सीधा साधा होता है। तो घर के सारे लोग तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें धोखे में डालकर उसकी जमा पूंजी जो भी है उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि घर, मकान तथा खेत खलियान के अधिकार से भी उसे वंचित कर देते हैं। आप घर में बैठकर सारी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे
या नौकरी पर जाएंगे, पर घर के लोग उनके प्रति सहानुभूति दिखाने की बजाय बेरहमी से पेश आते हैं। यहाँ तक कि माता पिता के मन में भी गलत भावनाएं जन्म लेती है। वह भी बाकी भाई बहनों के साथ होते हैं, जो नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि उसकी पत्नी तथा बच्चों पर भी बेरहमी से पेश आते हैं। मजबूरी में लोग अपने परिवार को अपने साथ रखने की कई तरह की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चे तो पालने ही होंगे ना। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि सभी को ऐसी सुविधा नहीं मिल पाती। यह समस्या केवल हम जैसे 2-4 फौजियों के साथ ही नहीं होती, वरन सभी फौजियों के साथ ऐसी ही कहानी होती है। बनवारी लाल फिर से कहने लगा, असल में हम फौजी लोगों के प्रति सभी के मन में प्यार तथा सम्मान और सहानुभूति सुलभ मानसिकता रखनी चाहिए, क्योंकि फौजी लोग अपने घर परिवार को छोड़कर कठिन से कठिन हालात के बीच हमेशा देश की सेवा करने को तत्पर रहते हैं। धन्यवाद।